बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम लेक्चरर काजी मोहम्मद नबील फ्रॉम पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट। टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 11 of week number 4. In the last lecture we discussed about the introduction of the chapter number 2 and as well as of the Sir Syed Ahmad Khan. उम्मीद है कि आपने हमारा जो लास्ट टाइम वाला जो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से देख लिया होगा। जैसा कि हमारी रूटीन है कि पहले हम कुछ मिनट्स में पिछले लेक्चर को थोड़ा रीकैप करते हैं ताकि पिछली चीज़ें सारी हमारे दिमाग में आ जाएं। इसके बाद जो है हम अपना अगला लेक्चर शुरू करते हैं। तो जहाँ लास्ट टाइम जो लेक्चर है वहाँ पर हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हमने ख़ास तौर पर इस चैप्टर में जो पोस्ट 1857 एरा है उसमें मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया गया, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द मुस्लिम्स, उसको हम जो है इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। इसके अलावा हम सर सैयद अहमद ख़ान की कंप्लीट जो एफ़र्ट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, चाहे वो एज अ रिफॉर्मर के तौर पर है या एजुकेशनिस्ट के तौर पर है, वो सारी हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। फिर इसके साथ साथ जो है इस चैप्टर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि ख़ास तौर पर जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है जिसमें सिंध मदरसातुल इस्लाम और इसके अलावा देवबंद और नदवातुल उलमा इस्लाम, इनके इंस्टीट्यूशंस को भी जो है हम डिटेल से जो है इस चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे। फिर लास्ट टाइम लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया था कि सर सैयद अहमद ख़ान कौन थे, उनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने लास्ट लेक्चर में देखा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सर सैयद अहमद ख़ान वाज़ा ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर्स ऑफ इस टाइम। ठीक है, अपने टाइम के ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर, और रिफॉर्मर को हमने डिफ़ाइन किया था कि रिफॉर्मर कौन होता है। रिफॉर्मर इज़ द पर्सन हु ब्रिंग्स रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। ठीक है, लोगों की इस्लाह करने के लिए, लोगों के अंदर जो बुराइयां होती हैं, लोगों के अंदर जो गलत जो है रस्म व रवाज चल रहे होते हैं, उनको बेहतर करना, दैट इज़ कॉल्ड द रिफॉर्म्स। तो कायदा ये सर सैयद अहमद ख़ान ने ये रिफॉर्म्स लेकर आए और उनको जो इसी वजह से ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर जो है वो कहा जाता है। फिर हमने कुछ सर सैयद अहमद ख़ान की फैमिली का जो है वो बैकग्राउंड जो है वो देखा था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इनके जो फोर फादर्स थे दे वर एट हायर पोजीशन इन द मुग़ल कोर्ट। ठीक है, ख़ास तौर पर आपके जो वालिद साहब थे जिनका नाम मीर मुत्तकी था, वो अकबर अब जो 2 था अकबर शाह, उसके जो है उसके यानी ख़ास मुशीर थे, एडवाइज़र थे उसके ख़ास, और दैट वाज अ ग्रेटर जो है ना पोस्ट हम कह सकते हैं ये। फिर इसके अलावा जो हमने ये भी बात की थी कि सर सैयद अहमद ख़ान की जो शुरू की लाइफ में ख़ास तौर पर जो उनकी वालदा का अहम रोल है, और उनकी वालदा का नाम जो है वो अज़ीज़ुन निसा था, जिन्होंने स्पेशल जो है सर सैयद अहमद ख़ान की एजुकेशन में, उनके करैक्टर बिल्डिंग में और मॉरली उनको जो है वो बेहतर बनाने की तरफ जो है वो कोशिश की। फिर इसके बाद जो है हमने ये भी डिस्कस किया था कि ख़ास तौर पर सर सैयद अहमद ख़ान जो है एक बड़े स्कॉलर की हैसियत से वो इस मैदान पर आए, और ख़ास तौर पर जो इंडियन मुस्लिम्स की जो सिचुएशन थी दैट वाज वेरी डिस्मल एंड वेरी क्रिटिकल सिचुएशन थी। इनको अंग्रेज़ों ने बिल्कुल जो है वो जॉब से महरूम रखा और जो है एजुकेशन से दूर रखा, और मुसलमानों की इस वजह से हालत बहुत ख़राब थी। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो समझा, और एक जो है वो विजनरी लुक के साथ जो है उन्होंने कुछ डिसीजंस किए ताकि मुसलमानों की हालत को जो है वो बेहतर किया जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो है लेक्चर नंबर 10। हमने लेक्चर नंबर 10 में जो है इन सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से जो है इसको एक्सप्लेन जो है किया था, और उम्मीद है कि आपने ये वो लेक्चर जो है लास्ट वाला जो लेक्चर है उसको बखूबी जो है अच्छे तरीके से सारा आप लोगों ने समझ लिया होगा। ये आज जो है हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर जो हमारा 11 है वीक नंबर 4 का, और आप लोगों ने बच्चों अपनी बुक्स की जो है पेज नंबर जो है दैट इज़ 25, इसको ओपन करना है। यहाँ से 25 नंबर पेज से जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे ये। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग बात करें कि आज के जो लेक्चर की, इस लेक्चर के अंदर ख़ास तौर पर जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है
कि जो ही 1857 की वॉर हुई और मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया गया और इसकी वजह क्या थी, उसकी मेन रीज़न्स क्या थी, उनको हम लोग वन बाय वन जो है वो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है ख़ास तौर पर कहा जाता है कि आफ्टर द वॉर ये जो 1857 की वॉर हुई, इसमें एक तरफ तो मुसलमान और हिंदूज़ दोनों शामिल थे और इनका मुकाबला था ब्रिटिशर्स के साथ। ये भी हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले चैप्टर में कि ये जंग जो है वो क्यों लड़ी गई और कौन से ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से ये जंग जो है बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू हो गई है। अब 1857 की वॉर तो हो गई, इस जंग के बाद ब्रिटिशर जो है दे वर सक्सेसफुल और मुसलमानों और हिंदुओं को जो है वो शिकस्त हो गई है। यूँ तो मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर ब्रिटिश का जो है वो मुकाबला किया था, लेकिन जो ही जब इक़्तिदार पर ब्रिटिश आ गए, जब ब्रिटिश ने पूरे सब कॉन्टिनेंट पर जो है वो कब्ज़ा कर लिया, तो अब ब्रिटिश ने अपना जो टारगेट का जो निशाना बनाया वो सिर्फ मुसलमानों को बनाया। ठीक है, यानी उन्होंने मुसलमानों को ही ज़िम्मेदार ठहराया कि उन्होंने ही ये जंग लड़ी है, 1857 की जंग लड़ी है और इस जंग के दौरान जितने भी ब्रिटिशर्स जो है वो मारे गए हैं उसके जो कसूरवार हैं वो मुसलमान ही हैं ये। तो अब जो है हमने बदला लेना है तो वह सिर्फ मुसलमानों से ही बदला लेना है ये। तो जारी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैसे भी ये जितने भी नॉन मुस्लिम्स जो हैं ये वैसे भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही रहे हैं शुरू से ही। जो है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करना। तो अब ब्रिटिशर्स को तो मौका मिल गया, जब वो ये जंग जीत गए तो उन्होंने जो है कसूरवार जो है मुसलमानों को ठहराया और उनको एक अच्छा मौका मिल गया कि किसी तरीके से जो है वो अब मुसलमानों पर जुल्म व सितम जो है वो किए जाएँ। वैसे भी अगर देखा जाए तो इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है मुसलमानों ने ही रूल किया। ख़ास तौर पर अगर हम लोग 707 AD की बात करें, जहाँ हम सुनते होते हैं कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर इसके बाद मुख्तलिफ मुसलमान रूलर जो है वो यहाँ पर आते रहे, जैसे शहाबुद्दीन गौरी हो गया, सुल्तान महमूद गज़नवी हो गया, फिर इसके बाद खिलजी दौर आया, तुगलक दौर आया, सैयद डायनेस्टी यहाँ पर आई, फिर मुग़ल हुक्मरान यहाँ पर आए। तो ये सारा पीरियड जो था ये मुसलमानों का ही पीरियड था ये, और इन्हीं मुसलमानों ने जो है वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है वो रूल किया। तो अब जो है ब्रिटिशर्स के लिए जो मेन टारगेट था वो मुसलमान ही थे, उनको हिंदुओं से कोई ख़तरा नहीं था। उनको ख़तरा था तो सिर्फ मुसलमानों से ही ख़तरा था कि इनको जो है अगर हमने दबा लिया, इनकी नस्लों को ख़त्म कर लिया, इनके जो बड़े बड़े जो जर्नेल अगर ये ख़त्म हो गए तो डेफ़िनेटली हम जो है इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है हमें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकेगा, हम यहाँ पर आसानी के साथ रूल कर सकेंगे। तो यही वजह थी कि जो सबसे लास्ट मुग़ल बादशाह जो था बहादुर शाह ज़फ़र, उसको अपनी बीवी के साथ अंग्रेज़ों ने जो है बर्मा में जिला वतन कर दिया, क्योंकि वो उम्र के आखिरी हिस्से में था। आलमोस्ट 88 ईयर्स जो है वो इसकी एज थी। उस एज में जो है ये वैसे ही बूढ़ा ज़ईफ़ हो चुका था। तो अंग्रेज़ों ने इसको तो कुछ नहीं कहा, इसको तो जिला वतन कर दिया गया, लेकिन इसके बेटों को और इसके ख़ानदान के जितने भी मेल मेंबर्स थे, जो मर्द हज़रात थे, उनको बेदर्दी के साथ अंग्रेज़ों ने कत्ल किया। इसके साथ साथ जो है उन्होंने यहाँ तक भी जो भी इनके रास्ते में रुकावट थी, कोई भी शख्स जो मुग़ल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, उन्होंने किसी को भी जो है वो नहीं बख्शा। इसके अलावा और भी जो मुसलमान हुक्मरान जो मौजूद थे, जो अंग्रेज़ समझते थे कि ये मुस्तक़बिल में हमारे रास्ते में रुकावट क्रिएट कर सकते हैं, अंग्रेज़ों ने उनको भी जो है वो अपने रास्ते से हटाया ताकि आसानी के साथ हम इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर अपना रूल कर सकें और अपनी सल्तनत को फैला सकें। अब जब अंग्रेज़ यहाँ पर काबिज़ हो गए तो अंग्रेज़ों ने काबिज़ होने के बाद जो है अगला काम ये किया कि जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो है वो चल रहे थे, जैसे यहाँ पर जो ट्रेंड चला आ रहा था वो मकतब इंस्टीट्यूशन थे। मकतब इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है कि उस वक्त तो यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो मकतब हुआ करते थे ये। तो मकतब में जो है बच्चों को जो है वो इस्लामी तालीम भी दी जाती थी, इसके अलावा दुनियावी तालीम भी दी जाती थी।
यानी एजुकेशन का जो प्रॉपर सिस्टम था वो मकतब इंस्टीट्यूशन के ज़रिए जो है वो किया जाता था। तो अब मकतब इंस्टीट्यूशन को कैसे रन किया जाता था, मुग़लों के दौर में ये होता था कि उसकी सारी ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट उठाती थी। यानी वहाँ के जो मुग़ल बादशाह जो थे उन्होंने उसातिज़ा के लिए जो है वो वज़ाइफ मुकर्रर किए हुए थे, बच्चों के लिए जो है वो स्टिपेंड मुकर्रर किए गए थे, वज़ाइफ उनके लिए मुकर्रर किए गए थे। टोटली एजुकेशन जो थी दैट वाज जो है वो फ्री एजुकेशन थी ये। तो अब जो है जब अंग्रेज़ यहाँ पर उन्होंने रूल करना शुरू किया तो उन्होंने इस सारे मकतब इंस्टीट्यूशन जो पूरे इंडो पाक में जो है वो मौजूद है, उन्होंने इनकी ग्रांट को, यानी जो इनको पैसे दिए जाते, जो असातिज़ा की जो तनख्वाहें दी जाती या बच्चों के जो वज़ाइफ मुकर्रर किए जाते, अंग्रेज़ों ने वो सारा सिस्टम स्टॉप कर दिया। अब ये सारा सिस्टम स्टॉप करने का मकसद क्या था? इन सारों को स्टॉप करने का मकसद ये था कि अंग्रेज़ चाहते थे कि इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एजुकेशन का सिस्टम हो वो सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। उस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की पॉपुलैरिटी तेज़ से तेज़ हो, इसको इंक्रीज़ किया जाए, इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू किया और इसी वजह से उन्होंने जितने भी मकतब इंस्टीट्यूशन थे उनकी ग्रांट को जो है वो स्टॉप कर दिया। अब ख़ास तौर पर अगर हम लोग बात करें जो उस वक्त बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे जहाँ पर दुनिया से स्कॉलर्स आकर यहाँ पर पढ़ा करते थे, उन सब को इन्होंने बंद करवा दिया, जिनमें ख़ास तौर पर शाह वलीउल्लाह का बनाया हुआ मदरसा रहीमिया, उसका नाम जो है वो काबिल ज़िक्र है। और इसके अलावा इसकी डिफरेंट जो है वो ब्रांचेस थी जो ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट जो है वो फैली हुई थी और ख़ास तौर पर ये सारे इंस्टीट्यूशन जो थे ये मुसलमानों के इंस्टीट्यूशन थे। तो इन सब को जो है उन्होंने जो है वो स्टॉप कर दिया और इनको काम करने से जो है वो रोक दिया ये। अब यहाँ पर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्होंने जब अपनी इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू किया कि अब यहाँ पर अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम होगा, तो ज़ाहिर बात है इससे पहले यहाँ पर या तो फ़ारसी ज़ुबान चलती थी या उर्दू ज़ुबान चलती थी। अब जब यहाँ के लोगों ने फ़र्स्ट टाइम इंग्लिश ज़ुबान के बारे में सुनना शुरू किया तो एक नई ज़ुबान थी, ये इंग्लिश ज़ुबान एक नई ज़ुबान थी और इसी तरह जो मॉडर्न एजुकेशन थी वो यहाँ के लोगों के लिए एक नई चीज़ थी। तो यही वजह थी कि यहाँ के जो मुसलमान जो बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे, जो पुराने दिमाग वाले जो लोग थे, यानी पुराने ख़यालात वाले ऑर्थोडॉक्स जिनको कहा जाता है, उन्होंने फतवे लगाना शुरू कर दिए कि ये इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इस्लाम की मुखालफत करता है, जो अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखेगा वो इस्लाम से दूर हो जाएगा। इस तरह की बातें इन लोगों ने करना शुरू की, जिससे मुसलमान जो है उनके दिल में एक वसवसे पैदा होना शुरू हो गए कि हम इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है वो नहीं अडॉप्ट करेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, हम अपना वही पुराना सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके बरक्स अगर हिंदूज़ का जो है वो रिएक्शन देखा जाए, उन्होंने जो है इसको अडॉप्ट करने में किसी किस्म की जो है वो रिलेक्टेंस शो नहीं की। उन्होंने अंग्रेज़ों के बनाए हुए इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में जो है वो एडमिशन लिए और अपने आप को जो है वो मॉडर्न एजुकेशन से जो है वो इक्विप करना शुरू कर दिया। तो अब जो है जो लोग महरूम रह गए वो डेफिनेटली वो लोग मुस्लिम्स ही थे और मुस्लिम्स को रोकने वाले और कोई नहीं, अपने मुसलमान हुक्मरान ही थे। जो उस वक्त मुसलमान जो है वो जो उलमाए कराम थे मैक्सिमम उनकी तादाद थी जिन्होंने मुसलमानों को इस सिस्टम में आने के लिए रोका। फिर इसके बाद जो है यानी ये अंग्रेज़ तो यही चाहते थे कि मुसलमान दूर हो, उनको हर चीज़ से महरूम रखा जाए और इसीलिए तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ फिर हिंदूज़ के लिए रख रहे थे। ये हिंदूज़ की भी अगर हम लोग बात करें तो उनके लिए अंग्रेज़ों को फॉलो करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। सारी बात है अगर हम देखें इस जैसे अभी हम बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम जो पीरियड था वो मुसलमानों ने यहाँ पर रूल किया और किस पर रूल किया, हिंदूज़ पर ही रूल किया। हिंदूज़ एज अ अंडर के तौर पर यानी मुसलमानों के अंडर रह कर ही जो है वो सारे काम जो है वो करते थे। हुक्मरान बड़े सारे मुसलमान थे। अब जब अंग्रेज़ यहाँ पर हुक्मरान बन गए तो हिंदूज़ जो है अंग्रेज़ों के अंडर आ गए, उनकी पोजीशन जो है वो सेम रही।
पहले उनके मास्टर्स मुस्लिम से, अब उनके मास्टर्स जो है वो इंग्लिश जो है वो अंग्रेज़ बन गए। उनके लिए तो पोजीशन सेम थी, अगर पोजीशन चेंज हुई थी वो थी मुसलमानों की, कि मुसलमान पहले हुक्मरान थे, अब मुसलमान भी जो है वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन गए, अंग्रेज़ों के अंडर आ गए। तो उनकी पोजीशन चेंज हुई थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ी। फिर ख़ास तौर पर ब्रिटिश ने मुसलमानों से बदले लेने के लिए ये काम भी किया कि जो इम्पोर्टेंट जॉब्स थी उनको जो है मुसलमानों से दूर ही रखा, यानी मोस्ट मुस्लिम्स वर रिमूव फ्रॉम इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स। और इनको क्यों गवर्नमेंट जॉब से उन्होंने रिमूव किया, इसकी उन्होंने एक ही रीज़न पेश की कि आप लोगों को अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं आती, जिसकी वजह से हम आपको अच्छे ओहदों पर नहीं रख सकते। तो अंग्रेज़ों ने इसके लिए कंपल्सरी रखा कि वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो जानते हो और मॉडर्न एजुकेशन उनके पास हो, उन्हीं को हम जॉब की जो है वो इजाज़त देंगे। तो ऑलरेडी जो मुसलमान काम कर रहे थे उनको भी जॉब से निकाल दिया गया, यानी अंग्रेज़ों ने चुन चुन कर जो है वो मुसलमानों से बदला लिया। यहाँ तक भी कहा जाता है, हिस्ट्री की किताबों में लिखा है कि जो भी जॉब्स पेश की जाती है, यानी जैसे आप लोग देखते हैं कि जब भी कोई जॉब ऑफ़र की जाती है तो उसकी एक एडवर्टीज़मेंट होती है, अखबार में उसका इश्तिहार दिया जाता है कि इस जो है ना दफ्तर में इस ओहदे की जॉब जो है वो खाली है। तो अंग्रेज़ भी जब ऐसी पोस्ट जो है वो अनाउंस करते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, वहाँ पर नीचे लिख दिया जाता कि मुस्लिम्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी ये पोस्ट जो है ये मुसलमानों के लिए नहीं है। तो ये मुसलमानों के लिए नहीं है तो ये किसके लिए है? ये तो या फिर हिंदूज़ के लिए है या फिर अंग्रेज़ों के ही लिए है। तो इस तरह जो है वो अंग्रेज़ों को जो है वो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को जो है वो महरूम रखा। लेकिन उसके बरक्स अगर हम लोग मुसलमानों के एटीट्यूड की बात करें तो डेफिनेटली मुसलमानों का एटीट्यूड भी अंग्रेज़ों के साथ अच्छा नहीं था, क्योंकि मुसलमान अंग्रेज़ों को एक इन्वेडर्स के तौर पर, एक फॉरेनर्स के तौर पर जो है वो समझते थे कि ये लोग जो हैं ये बाहर से आए हैं, ये लोग हम पर मुसल्लत हो गए हैं, इन्होंने हमारे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया है, ये हमारे मालिक बन गए, इनको वापस अपने मुल्क में जाना चाहिए, ये जालिम लोग हैं। इस तरह यानी मुसलमान अंग्रेज़ों के बारे में जो है वो तासर रखते थे। अब इसीलिए तो अंग्रेज़ जो यहाँ पर डिफरेंट रिफॉर्म्स लेकर आते या डिफरेंट ऑफ़र्स लेकर आते हैं तो मुसलमानों ने जो है वो इसको रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम अंग्रेज़ों की कोई बात नहीं मानेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से इक़्तिदार छीना है और ये इन्वेडर्स हैं, फॉरेनर्स हैं, ये बाहर से हमारे मुल्क पर आके इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। तो इसी वजह से जो है अब अंग्रेज़ जो है वो मुसलमानों से फिर इंतकाम भी ले रहे थे। ये एक तो उनको इस चीज़ का भी गुस्सा था और दूसरा उनको गुस्सा ये भी था कि जो 1857 की वॉर में जो ब्रिटिशर्स मारे गए हैं उनका जो ज़िम्मेदार है वो सिर्फ मुसलमान है ये। फिर इसीलिए मुसलमानों की जो जायदाद थी, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, उनको कन्फिस्केट कर लिया गया, उनको कब्ज़े में कर लिया गया, मुसलमानों को जॉब से महरूम कर लिया गया, मुसलमानों को जो है यहाँ से अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। तो अच्छे ख़ासे जो मुसलमान थे, जो जिनकी अच्छी फैक्ट्रीज़ थी, अच्छे कारोबार थे, उन सब से सब चीज़ें जो है वो छीन ली गई और उनको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया गया। तो मुस्लिम जो थे उन्होंने फिर ज़ाहिर बात है जब कुछ अर्सा गुज़रा तो दे वर मच डिप्रेस्ड, ठीक है, और इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे और एक डिप्रेशन में चले गए थे और अब उनको किसी सूरत भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी कि अब जो है ना हम दोबारा अपना वो मुकाम हासिल कर सकेंगे भी या नहीं कर सकेंगे। अब तो हमारे मुकद्दर में जो है वो सिर्फ ग़ुलामी लिखी गई है। तो इस तरह मुसलमानों की हालत अबतर से अबतर होती चलेगी। फिर इस दौर में जो पर्सनैलिटी जो है वो सामने आती है वो है सर सैयद अहमद ख़ान। अगर हम लोग सर सैयद अहमद ख़ान की अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो सर सैयद अहमद ख़ान उसी माहौल में जो है पैदा हुए थे जिस माहौल में जो है ये सारा सिस्टम जो है वो चल रहा था। ये तो सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो हासिल की तो वो उसी ओल्ड सिस्टम के ज़रिए ही आपने अपनी अर्ली एजुकेशन हासिल की।
ओल्ड सिस्टम क्या था, उसी तरह शुरू में जिस तरह कुरान पढ़ा जाता है, कोई आपको जो है टीचर होगा वो कुरान पढ़ाएगा, फिर आप एक मकतब में जो है वो एडमिशन लेंगे, बेसिक क्लासेस होंगी। तो इसी ओल्ड सिस्टम के अंडर रहते हुए सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है वो अपनी एजुकेशन जो है वो शुरू की। फिर जो है ख़ास तौर पर जो कुरान पाक की तालीम है, कुरान पाक की तालीम उनको एक फ़ीमेल टीचर जो है वो उनके घर आकर उनको पढ़ाया करती। तो इस तरह आपने उनसे जो है वो कुरान पाक जो है वो सीखना शुरू किया। फिर इसी तरह एक प्राइवेट ट्यूटर जो है वो आपके घर आया करते थे, जिनका नाम था मौलवी हमीदुद्दीन। इनकी ज़ेर निगरानी जो है आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो शुरू की। तो आपने अपनी ज़िंदगी में जो है जो इस एजुकेशन जो लाइफ थी, इसमें ख़ास तौर पर पर्शियन और अरेबिक के जो है वो कंप्लीट कोर्स जो है वो आपने किया। फिर इसके बाद आपने मैथमेटिक्स जो है उसमें काफ़ी दस्तरस हासिल की, और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी फैमिली का भी एक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था ये। फिर इसके बाद आपने जो है वो इंटरेस्ट लिया जिस फील्ड में, वो थी मेडिसिन की फील्ड। और इस मेडिसिन की फील्ड में जो है आपने ऐसी यानी रिनाउंड बुक्स भी जो है आपने स्टडी की, और इसमें काफ़ी काम किया और काफ़ी फेमस भी हुए। लेकिन किसी सूरत की वजह से जो है ड्यू टू सम सिचुएशन ही कुड नॉट कंप्लीट दिस कोर्स। ठीक है, आप ये कोर्स जो है वो मेडिसिन का कंप्लीट नहीं कर सके। फिर आपने जो है इसके कोर्स को यानी हाफ़ ही कोर्स आपने इसका पढ़ा था कि आपने फिर इसको जो है वो छोड़ दिया। तो 18 इयर्स जब आपकी मुकम्मल हुई, तो 18 साल की उम्र में आपने जो अपनी फॉर्मल एजुकेशन है वो कंप्लीट की, जो बाकायदा इंस्टीट्यूशन के अंदर जाकर जो आप एजुकेशन हासिल करते थे वो 18 इयर्स की एज में जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जितनी भी तालीम है वो आपने एज आ प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर ही मुकम्मल की। अब ख़ास तौर पर जो है सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में बात करें, कहा जाता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सर सैयद अहमद ख़ान स्टार्टेड taking keen interest in the literary gathering and cultural activities which brought him closer to other writers of his time। तो अपने दौर के जो उस वक्त बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे सर सैयद अहमद ख़ान जो है उनकी गैदरिंग में, और उनकी जो ओवरऑल जो उस सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती या कोई अदबी महफ़िलें जो हुआ करती थी, वहाँ पर सर सैयद अहमद ख़ान बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ उनमें शिरकत करते। और उनमें शिरकत करने की वजह से जो है सर सैयद अहमद ख़ान की जो दोस्ती है वो वहाँ के जो बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ भी होगी। अगर हम लोग सर सैयद अहमद ख़ान की फिर आगे तालीमी की बात करेंगे कि उन्होंने एजुकेशन में या लिटरेरी वर्क में क्या काम किया, वो आगे हम डिटेल से देखेंगे। इसके साथ ये यहाँ पर मैं ये आपको भी बताता चलूँ कि जो ख़ास तौर पर उर्दू ज़ुबान है, सर सैयद अहमद ख़ान उर्दू ज़ुबान के दिलदादा थे। यानी वो उर्दू ज़ुबान को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और आपकी कोशिश थी कि ये जो उर्दू ज़ुबान है ये इंडिया के जो मुसलमान कम्युनिटीज़ हैं ख़ास तौर पर इनमें ये उर्दू ज़ुबान बहुत ज़्यादा फैले ये। ठीक है, तो इस उर्दू ज़ुबान के लिए जो है आपने काफ़ी कोशिशें की, और आपकी कोशिशों का ही नतीजा था कि इसको जो है फिर बाद में जब ये पाकिस्तान बना तो उर्दू जो है इसको एज आ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो कंसीडर्ड जो है वो किया गया ये। ठीक है, तो दिस वाज द ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अब प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो है अपने इस चैप्टर नंबर 2 की जो है वो एक्सरसाइज में आ जाना है, और एक्सरसाइज का पेज नंबर जो है वो 34 आप लोगों ने ओपन करना है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो है जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं हम उसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये ख़ास तौर पर जो है अगर लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो आज के जो इस लेक्चर में तो हमारा फ़िलहाल इसका कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ मुस्लिम्स इन द पोस्ट 1857 एरा इन 3 लाइन्स। यानी जो 1857 की जो वॉर हुई थी, उस वॉर के बाद
मुसलमानों की जो सोशल कंडीशन है, यानी मुसलमान का क्या हाल हुआ, मुसलमानों की हालत कैसी हुई, उसके बारे में आपने 3 लाइनें लिखनी हैं। तो आप लोग बच्चों अपनी बुक का पेज नंबर जो है वो 25 पर आ जाएँ। तो इस 25 नंबर पेज पर जो अभी ऊपर से हमने 4 पॉइंट को बड़े डिटेल से डिस्कस किया, इसमें हमने यहाँ पर यह भी देखा कि मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया गया, मुसलमानों को किन किन चीज़ों से महरूम रखा गया, इस जंग के बाद मुसलमानों की हालत कैसी होगी, ये सारा जो है हम इस जो है लेक्चर के स्टार्ट में जो है बड़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोगों ने इस शॉर्ट क्वेश्चन को अपनी होमवर्क की कॉपीज़ पर जो है वो अच्छी तरीके से लिखना है, मार्जिन लाइंस लगाकर ना सिर्फ इसको लिखना है बल्कि आप लोगों ने इसको याद भी करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है और इस कोविड-19 की सिचुएशन में अपने हाथ जो है वो बार बार आप लोगों ने धोने हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर योर वाचिंग।